नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। इस महाकुंभ में उत्तराखंड का अलग पंडाल सजेगा, जिसमें राज्य की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार महाकुंभ में सभी आवश्यक मदद उपलब्ध कराएगी और साधु संतों और आम जनों के परिवहन की व्यवस्था भी करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड की कार्य योजना के लिए पूर्व में बैठक भी की थी। नहीं, क्योंकि माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। नहीं, क्योंकि माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। नहीं, क्योंकि माँ गंगा जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पौड़ी जिले में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जोत सिंह गोसेला श्रीनगर निगम और पौड़ी नगर पालिका और अन्य नगर पंचायतों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दावेदारों की पकड़ और स्थिति का आकलन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी मजबूत दावेदारों की पहचान कर जल्द ही टिकट फाइनल करने की योजना बना रही है, जिससे कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। स्थानीय निकाय के चुनाव अभी अधिसूचना नहीं जारी हुई, लेकिन पार्टी का मंतव्य रहा कि भाई हम लोग अपने साथियों के साथ, कार्यकर्ता साथियों के साथ बातचीत करने बैठे और उनसे जो है इस संदर्भ में तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके ये है कि आने वाले चुनाव में संभावित उम्मीदवारों की जो है उस पर जो है चर्चा की गई। और अभी तो ये पहला बैठक है, उसके बाद अभी फिर दोबारा बैठेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए जो है पार्टी जो है लामबंद होकर काम करेगी। ये मैं सिर्फ पौड़ी में किया हूँ, पौड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया हूँ, बहुत अच्छी बैठक वहाँ रही। स्थानीय निकाय के चुनाव अभी अधिसूचना नहीं जारी हुई, लेकिन पार्टी का मंतव्य रहा कि भाई हम लोग अपने साथियों के साथ, कार्यकर्ता साथियों के साथ बातचीत करें। का निरीक्षण किया। उन्होंने मकान मालिकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और मेट्रो की लापरवाही पर नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि मेट्रो के कारण जनता को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, चाहे मेट्रो को बंद करना पड़े। कर रहा हूँ, जब पहले ही मुझे मालूम पड़ी थी, मैं लखनऊ में था, तो मैंने अपने बेटे को भेजा था, वो आया था, फिर 2 बार मैं आ गया हूँ। यहाँ पे डीएम साहब से भी अनुरोध किया, डीएम साहब भी आके देख चुके हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से मेट्रो की लापरवाही से यहाँ के जनमाल खतरे में आया है और उसमें को हम आने नहीं देंगे, चाहे मेट्रो को बंद करना पड़े, इसमें मुझे कोई कहने में हिचक नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी रिपोर्ट है, मैंने टेक्निकल एडवाइजर अपने बुला लिए हैं और टेक्निकल टीम बनाएंगे, जिसमें प्रशासन के प्रतिनिधि होंगे, मेट्रो के प्रतिनिधि होंगे, हमारे पर्सनल होंगे, जनता के आदमी होंगे और उनको टेक्निकली इनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि किसी भी तरह से जान माल का हानि नहीं होने दी जाएगी इस क्षेत्र में। और यहाँ पर जो उनकी वजह से पेयजल व्यवस्था डिस्टर्ब हुई है और सीवर जो डिस्टर्ब हुआ है, उसको पहले ठीक करेंगे।
खबर रुड़की से है, जहां पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले में 80% सब्सिडी दी जा रही है। रुड़की ब्लॉक के गांव में योजना के तहत पहला सोलर प्लांट लगाया गया, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। किसान अमित कुमार ने बताया कि सोलर प्लांट से बिजली के बिल की परेशानी खत्म होगी और यह योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। दोनों ब्रिशिपाल गांव रंगगढ़ वाले के रहने वाले हैं। किस तरह आपने अप्लाई किया था, क्या योजना है? अप्लाई हमने ब्लॉक की तरफ से ही ये स्कीम चल रही थी। ये हमने 80,000 रुपए का चेक पहले वहां पे जमा कर दिया था। उसके बाद ये 2 महीने में 3 में अब आ गए सौर ऊर्जा लेके। इसमें हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम थी और बिल भी बहुत ज्यादा आने लगे। अब इसके हमको बहुत बेनिफिट, हमने हॉल भी कहीं देखा है, बहुत अच्छा लगा है और हमको बहुत ही बिल में भी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, समस्या होती थी जैसे यहाँ पर कई बार हाँ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों की योजना है मिला के, जो किसानों को ये हमारा 7.5 HP का सिस्टम लगा है, जो ये कॉस्टली मार्केट की वैल्यू देखे तो कम से कम 4,15,000 के करीब आता है। इनको कम से कम 80% के लमसम इनको सब्सिडी मिल रही है किसानों को, और ये एक बहुत ही आगे बढ़ाने का कदम है। चारों ओर अगर ज्यादा से ज्यादा सोलर लगाएंगे तो उससे गवर्नमेंट को फायदा मिल रहा है और किसानों को भी। सुबह स्टार्ट होगा जल्दी और शाम को लेट बंद होगा। अगर कोई यहाँ पे हमारी कंपनी के थ्रू कोई भी मिस्टेक होती है तो हमारा इंजीनियर 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे विजिट होता है। कितना पैसा इसमें किसानों को दिया जा रहा है? ये 85,000। खबर रुड़की से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रुड़की में 10 दिसंबर को जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। रैली में विभिन्न दलों और संगठनों के लोग शामिल होंगे और हजारों लोग केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग करेंगे। आचार्य रमेश सेमवाल ने बताया कि यह प्रदर्शन डीवीपी डिग्री कॉलेज से शुरू होकर चंद्रशेखर चौक तक जाएगा, जहां राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। विभिन्न संगठनों से समर्थन मिलने के साथ ही रैली की सफलता का पूरा विश्वास जताया गया है। ये पत्रकार वार्ता जो बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के पर वहां के कट्टरपंथियों द्वारा, जिहादियों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनको आग लगाई जा रही है। हमारा भाग्य लक्ष्मी मंदिर तोड़ दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। इस्कॉन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है। चर्च हो, गुरुद्वारे हो, अल्पसंख्यक समुदाय के जितने लोग वहां हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। उसके खिलाफ पूरे भारत के लोग आक्रोशित हैं, पूरा विश्व आक्रोशित है और उसी कड़ी में खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव के रास्ते अब साफ हो गए, क्योंकि राजभवन से ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह का आभार व्यक्त किया। इस मंजूरी के बाद राज्य में सियासी गर्मियां तेज हो चुकी हैं और जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी भी हो सकती है। देखिए, मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और चूंकि बहुत दिनों से हमारी फाइल लंबी थी, अंतोगत्वा उनके आशीर्वाद की जो हमें अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी की है। उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। अब हम बहुत जल्द चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। ओबीसी आरक्षण विधेयक को राजभवन में मंजूरी मिल चुकी है। अब जल्दी आरक्षण से संबंधित आदेश जारी हो सकते हैं। 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। पहले निकायों का आरक्षण तय होगा, फिर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर के पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आज राजभवन के द्वारा जो सरकार के द्वारा आरक्षण विधेयक को मंजूरी के लिए भेजा गया था, उसको राज्यपाल जी की सहज स्वीकृति मिल चुकी है। तो निश्चित रूप से जल्द ही प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव होंगे।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से हो रही हैं और प्रशासन मतदाता सूची में नए वोटर्स को जोड़ने और पुराने वोटर्स आईडी में सुधार के लिए सक्रिय है। महुआ खेड़ागंज क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार ने इस उद्देश्य से एक विशेष अभियान शुरू किया। क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई जो नए वोटर्स का पंजीकरण कर रही हैं और गलती सुधारने का काम कर रही हैं। इस प्रयास से आगामी चुनाव में नए मतदाताओं की भागीदारी बढ़ने की भी अब उम्मीद जताई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव को लेके जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जो एक 2025 तक जो 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले हैं उनके पुनः ही सर्वे कर उनकी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, उनके पहचान पत्र तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा जितने भी बीएलओस हैं और जो उनके प्रगणक है उनको सबको सूचित कर दिया गया है, उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है और जितने भी 2025 में जो 18 साल की आयु पूरी करेंगे उनकी वोटर लिस्ट का कार्य जोरों से चल रहा है और ये कार्य समथिंग 15 तारीख तक हमारा पूर्ण हो जाएगा। हाँ, हमारे द्वारा जो हमारे बीएलओस वगैरह है या हमारे जो फील्ड के वर्कर्स है उनके द्वारा भी लोगों को जागरूक घर घर जाकर ये बताया जा रहा है कि जिनकी आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो जा रही है 1/1/2025 को, तो वो अपना पहचान पत्र बना ले और अपने वोटर लिस्ट में सर्वे में अपने बीएलओ को अपना नाम दर्ज करा दे, जिससे कि उनका आने वाले चुनाव में उनका नाम दर्ज किया जा सके। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां बरेली मथुरा राजमार्ग पर जेतपुर गांव के पास टाटा मैजिक और डंपर की भीषण टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हुए और घायलों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला अस्पताल पहुंचे अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ये अभी बिल्कुल सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार हमारे गांव चंदपा के पास हमारा एक पिकअप जा रहा था एटा की तरफ, परिवार के लोग किसी कार्य से जा रहे थे और सामने की तरफ से कुरियर वाला जो टैंकर होता है वो आनंदा कंटेनर, वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है। पलटने की वजह से दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी कुल जानकारी के अनुसार 7 लोगों की मृत्यु हुई है। 3 महिला है, 3 पुरुष है, 1 बच्चा है। 6 लोगों को रेफर किया गया है और 7 जिला अस्पताल में 6 लोग घायल हैं सर, 6 लोग घायल हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं? अभी 15 तारीख चिंता में ट्वीट भी किया है और 6 लोगों को रेफर किया गया है, 7 लोग घायल हैं जो यहाँ पे हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, अदरवाइज भी हमारी रहती है। घटना जैसे ही संज्ञान में आई है, मौके पे एक तो सुचारू रूप से ट्रैफिक को संचालित किया गया है और जो भी मृतक है उनको भेजा गया है आगे की कार्रवाई के लिए और जो घायल है उनका उपचार कराया जा रहा है। टाटा मैजिक पे कितने लोग थे टोटल? अभी जो संख्या जानकारी मिली है उसके अनुसार 7 लोगों की मृत्यु हुई है, तो मौके पे हुई है, 6 लोगों को रेफर किया गया है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां चांदपुर थाना क्षेत्र के दरबट जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गौक्षी की योजना बना रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अशीम उर्फ चंगा और एक अन्य को गिरफ्तार किया, जबकि एक बदमाश अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने एक जिंदा गाय और पशु कटान के उपकरण भी बदमाशों के पास से बरामद किए हैं। खबर बिजनौर से है, जहां वंदे भारत ट्रेन अब नजीराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी है, जिससे लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और अन्य नेताओं ने ट्रेन के यहां रुकने की मांग की थी। अब लोगों का इंतजार खत्म हुआ और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नजीराबाद स्टेशन पर रुकने लगी है। खबर सिंगरौली से है, जहां साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच विद्यानगर थाना क्षेत्र के एक डॉक्टर दंपत्ति से ठगी का मामला सामने आया। डॉक्टर राजीव चौधरी और उनकी पत्नी डॉक्टर हेमलता चौधरी को एक अनजान व्यक्ति ने सैनिक स्कूल का कैप्टन सतीश बनकर मेडिकल प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया। साइबर ठग ने पेमेंट के लिए मोबाइल और
इस्तेमाल करने को कहा और वीडियो कॉल में दिए गए निर्देशों के मुताबिक डॉक्टर ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, जिससे उनके खाते में 4 लाख रुपए कट गए। हालांकि पुलिस की तत्परता से डॉक्टर दंपत्ति के रुपए वापस मिल गए और डॉक्टरों ने सिंगरौली पुलिस की सराहना की और साइबर ठगी से बचने की भी चेतावनी दी है। मैं डॉक्टर हेमलता चौधरी, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, स्त्री रोग विशेषज्ञ एंड सोनोलॉजिस्ट। आज हम लोग एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड में फंस गए और तो आप लोगों से भी अपील है कि एकदम इस चीजों में नहीं फंसना। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उनका कल रात में फोन आया कि हमको नाक कान गला से संबंधित मेडिकल चेकअप करवाना है सैनिक स्कूल के रात में। पर तो हमें उन्होंने कहा ठीक है कल देखेंगे। तो आज दोपहर में उनका कॉल आया और उन्होंने बोला अपनी मैडम का भी एक नंबर दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, बहुत अर्जेंट में आपका पेमेंट करना है, तभी तो बच्चों का हम लोग चेकअप करवाएंगे। और उन्होंने इस तरह से बोला कि हाँ आप अपने वीडियो कॉल पर रहिए और जो दूसरा फोन है उसको मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा, तो आप बस उनके बटन दबाते जाइए, आपका पेमेंट हो जाएगा। और इस तरह से बात करके मैसेमराइज किया कि बहुत जल्दी में करिए, आप बहुत फटाफट करिए, नहीं तो ये कॉल बंद हो जाएगा, पेमेंट रुक जाएगा। और इस तरह से बात करने से ऐसे भ्रमित किया कि हम लोग भी थोड़ा सा को टाइम ही नहीं मिल पाए कि क्या करना चाहिए। और मैं डॉक्टर हेमलता चौधरी, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, स्त्री खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी प्रेमन सिंह डोभाल ने नशा तस्करी, महिला अपराधों, साइबर अपराध और यातायात प्रबंधन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के सभी राजपात्रित और थाना पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित की। उन्होंने पुलिस बल के बेहतर उपयोग, जमानत पर छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने और मादक पदार्थ तस्करी को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को आगंतुक के साथ शालीनता से व्यवहार करने की हिदायत दी गई। यह बैठक हरिद्वार में आपराधिक घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से की गई है। आज सभी थाना प्रभारियों के और सभी अधिकारियों की मीटिंग मेरे द्वारा ली गई थी, जिसमें थाने की जो दैनंदिन जो इनकी ड्यूटियां हैं उसके संबंध में चर्चा की गई। साथ में इनका जो व्यवहार को लेकर काफ़ी मेरे को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो इनको ये हिदायत भी दी गई कि भाई पुलिस में एज ए आप अधिकारी वहाँ पर मौके के अधिकारी हो, तो लोगों के जो लोग वहाँ पर शिकायत करता आते हैं या जिनकी कोई समस्याएं होती हैं उनको प्रॉपरली उनको सुनना चाहिए, उसके अनुरूप इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। व्यवहार को लेके किसी को भी कोई या इनका कोई व्यवहार किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। साथ में जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं, इसके जैसे हमारे एक्सीडेंट के जो मामले हैं, ऐसे ही हमारे NDPS से रिलेटेड जो मामले हैं, महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो मामले हैं। खबर सिंगरौली से है, जहां चितरंगी जनपद के ग्राम पंचायत बड़गढ़ में दिन दहला देने वाला हादसा हो गया। खलिहान में बनी झोपड़ी में सो रहे 10 महीने की बच्ची और 3 वर्षीय बच्चे की आग से जलकर मौत हो गई। झोपड़ी के पास रखे पिंजरे में अचानक आग लग गई, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ADM, SDM और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सिंगरौली ADM ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की अंतुष्टि राशि और 8 लाख रुपए की राहत राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। थाना मोरवा का बड़गोल गांव है, जहां पर ये सिपाही लाल सिंह अपनी पत्नी गुड़िया सिंह के साथ अपने खेत में कोदो की फसल काट रहे थे। उसी समय इनके बच्चे जो थे वहां पर खेल रहे थे। एक बच्ची की उम्र 10 वर्ष है, एक बच्ची की उम्र 3 वर्ष है। और खेलते खेलते किस तरह से आग लगी, आग में बच्चे झुलस गए, जिसके कारण से दोनों बच्चों की मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस से हमारे SDP साहब, TI साहब और प्रशासन से ADM साहब, SDM साहब पहुँचे हैं और मौके पर उनका जो आगजनी का प्रकरण है पंजीबद्ध कर लिया गया, मर्ग को पंजीबद्ध कर लिया गया और मामले को जांच में लिया गया है। पुलिस और प्रशासन फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।